ना तो हमारे शिक्षक सुरक्षित है, ना हम संचालक सुरक्षित हैं। एग्ज़ाम पास करने के लिए बच्चे कोचिंग का सहारा लेते हैं और ऐसे में डमी सीट का मतलब है वो स्कूल्स में रेगुलर एडमिशन लेते हैं लेकिन वह पढ़ते नहीं हैं। सीबीएसई बोर्ड के स्कूल ही ज़्यादा डमी सीट्स देते हैं। इतना बेड़ा गर्क शिक्षा का केजरीवाल सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया। आप एक काम कीजिए केजरीवाल जी, अगर आपने अपनी शिक्षा को बहुत सुधार दिया, लोग आपकी शिक्षा को पसंद करने लग गए, तो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एजुकेशन कर दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट के पास पैसा नहीं, उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसको गवर्नमेंट स्कूल जाना ही है क्योंकि उसके पास 5,000 रुपये फीस देने के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मेरी पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी है और सारे विशेषाधिकार लिए बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। आज देखा जाए तो इंटरनेशनल टीचर्स डे है, शिक्षण दिवस है, जिसपे जंतर मंतर में मौजूद हूं और यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है स्कूल सेफ्टी को लेकर। तो आइए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। धरना प्रदर्शन क्या कारण है और क्या इनकी मांगे हैं? जी, क्या कहेंगे सर, किस तरह की मांगे लेकर आए हैं? देखिए जी, हम तो सबसे पहले स्कूल सेफ्टी एक्ट की बात करना चाहते हैं कि हमें आप सेव कर दीजिए, हमें स्कूल सेफ्टी एक्ट बना के दे दीजिए। हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं। अभी ना तो हमारे शिक्षक सुरक्षित है, ना हम संचालक सुरक्षित हैं, टोटली अनसेफ हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। आप गवर्नमेंट स्कूलों को अलग कैटेगरी में लेते हो, पब्लिक स्कूलों को अलग कैटेगरी में लेते हो। गवर्नमेंट स्कूलों की तो आप किसी प्रकार की जांच नहीं करते, कोई इंस्पेक्शन नहीं करते। वहाँ पर एक एक क्लास में 100 बच्चे, 150 बच्चे हैं और हम 40 बच्चों से ऊपर नहीं बैठाते और नंबर 1 पढ़ाई देते हैं। और हमारे बच्चे 98-99% मार्क्स लाते हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे फेल होते हैं, 60-70% फेल होते हैं। उसके बाद फिर हमारे ऊपर दुनिया भर के कानून जोड़ लगा दिए। अच्छा, शिक्षक की बात की, शिक्षक सेफ नहीं है क्या? जान सकती हूँ किस तरह से जो शिक्षक है वो सेफ नहीं है? बिल्कुल, शिक्षक बिल्कुल सेफ नहीं है। पीछे की मैं दुर्घटना बता रहा हूँ, यूपी में एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड किया, वो किस कारण से किया, किस कारण से नहीं किया, ये तो पता ही नहीं। सबसे पहले टीचर को और प्रिंसिपल को जेल में डाल दिया। वो आज तक उनकी बेल नहीं हुई है। तो हमारा कहना ये है कि बच्चे सुसाइड कर लें तो पहले जांच करो, जांच करने के बाद जिसका दोष मिले उसको सजा दो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी ने कुछ गलती करी है, उस गलती का खमियाजा उसको दिया जाए जिसको दोषी है ही नहीं। देखिए, ऐसी लापरवाही अगर स्कूल करता है, मैं वही तो कह रहा हूँ, पहले जांच करिए, जांच करने के बाद जो दोषी मिलता है उसको सजा दीजिए। बिना जांच के अगर दोषी ठहरा दिया जाए या उसको जेल डाल दिया जाए, उसके हक में हम नहीं है, उसकी फेवर में नहीं, उसी लिए हम धरना दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि स्कूल सेफ्टी एक्ट बनाया जाए जिसमें स्कूलों को, टीचर्स को, उनके प्रबंधक को, सबको सेफ्टी दी जाए। साथ साथ में आप कह रहे थे एक मुद्दा ये है, 2 जो और उद्देश्य हैं जिसके साथ आप यहाँ पे आए हैं, बता सकते हैं क्या 2 और उद्देश्य? देखिए, प्रमुख मुद्दा जैसे देशवाल जी ने बताया कि टीचर्स को बिना जांच के, जबकि टीचर को सबसे सम्मानित माना जाता है। आज इंटरनेशनल टीचर डे पे हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं। वो कैसा सम्मान है जब उसको बिना जांच के ही अंदर किया जा रहा है। तो इससे तो ये लगता है कि टीचर को कहीं सम्मानित माना ही नहीं जा रहा, सबसे सॉफ्ट टारगेट माना जा रहा है। और दूसरा हमारा मुद्दा है बहुत ये बच्चों को लेकर, जो डमी सीट्स दी जा रही हैं और बच्चे जाकर कोटा में जाकर सीटें लेकर एकेडमीज में पढ़ रहे हैं, उन पर डबल स्ट्रेस पड़ रहा है। पढ़ाई का भी डबल स्ट्रेस पड़ रहा है, पेरेंट्स पे डबल फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा है। आने वाले पिछले दिनों में देखा गया है कि 20 के करीब बच्चों ने वहां आत्महत्या की। क्या वजह है आत्महत्या की? डमी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं विस्तार में कि डमी स्ट्रेस होता क्या है? डमी जो कोटे क्या? देखिए, डमी सीट आजकल आईआईटी, नीट क्रैक करने के लिए, एग्ज़ाम पास करने के लिए बच्चे कोचिंग का सहारा लेते हैं और ऐसे में डमी सीट का मतलब है वो स्कूल्स में रेगुलर एडमिशन लेते हैं लेकिन वह पढ़ते नहीं हैं। वो पढ़ने के लिए कोटा चले जाते हैं और ये सब कुछ सरकार की आंखों के सामने हो रहा है कि लाखों बच्चे उनका मजाक उड़ाते हुए कोटा में स्टडीज़ कर रहे हैं और उनके एडमिशन्स
रेगुलर स्कूल्स में हुए हैं, जिससे जो आज एनईपी की बात की जा रही है कि बच्चों को वोकेशनली वहाँ पर स्किल देकर ट्रेन किया जाएगा, इमोशनल स्किल्स दी जाएगी, ओवरऑल डेवलपमेंट की जाएगी, अटल लैब्स लगाई जा रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब लगाई जा रही हैं। तो जब बच्चा स्कूल में है ही नहीं तो उसमें ये वोकेशनल स्किल्स आप कैसे डालेंगे? वो तो कोटा में बैठा है। और जब वो दोनों जगह की इसको स्टडीज करनी पड़ती है तो उसके पेरेंट पे फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ता है। जब पेरेंट पे फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है तो वो बच्चे पर भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है कि मेरे माता पिता मेरे पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है। तो वो एक दबाव में आता है, एक फाइनेंशियल दबाव में आता है पारिवारिक, और दूसरा उसके पास दो स्टडीज का बोझ पड़ जाता है कि दोनों जगह उसको क्लिक करना है। तो इतनी स्ट्रेस को कई बच्चे नहीं संभाल पाते हैं। अगर कोचिंग का भी आप रिजल्ट देखें, 1 से 2% सक्सेस रेट है, लाखों बच्चे वहां पर जा रहे हैं। तो कितना बड़ा एक परिवारों की हानि पैसे की हो रही है, और उस स्ट्रेस को बच्चे जब झेल नहीं पाते तो वो आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं। अभी पीछे 20 के करीब बच्चों ने कोटा में आत्महत्या की, और आप जानकर हैरान होंगे किसी पर कोई एफआईआर भी नहीं हुई। तो आप ये बताइए, स्कूल में अगर बाहर भी दुर्घटना हो जाए तो स्कूल का मैनेजमेंट और प्रिंसिपल को अंदर कर दिया, जेल में डाल दिया जाता है। तो इन बच्चों ने अगर आत्महत्या की तो इनका दोषी कौन है? क्या सरकार है? क्या अभिभावक है? क्या ये सीबीएसई बोर्ड? क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल ही ज्यादा डमी सीट्स देते हैं। हमने इस बात को सीबीएसई के हायर ऑफिशियल्स पे उठाया, क्यों नहीं वो ऐसी कार्रवाई करते कि बच्चा अगर 2 जगह बैठा है, वो कहते हैं हमने स्कूल्स पे रेड की। अरे भाई, स्कूल्स पे क्यों रेड कर रहे हो? आप कोचिंग पे रेड करें, कोचिंग को रेगुलेट करें, देखें कि जो वहां पर बच्चे बैठे हैं वो कहाँ से आए हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है, अगर वहां जाकर वो जानेंगे, कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करें कि बच्चों का पता लगे कि वो कहीं स्कूल में एडमिट तो नहीं है, वो दूसरी जगह पर, तो बड़े आराम से ये दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, और बच्चों से ये स्ट्रेस हट सकती है और बच्चों की जानों को बचाया जा सकता है। तो इन 2 मुद्दों को लेकर और कोचिंग पे रेगुलेशंस जो है बनाए जाएं, इसको रेगुलेट किया जाए ताकि ये बच्चे इससे जो है आत्महत्या की प्रवृत्ति से बचें। और तीसरा, सीबीएसई ने बहुत सारी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज बनाई हुई हैं। जैसे मैं एक ही आपको एग्जांपल देता हूं, हरियाणा में बिल्डिंग सेफ्टी का ये सर्टिफिकेट मांगते हैं। हरियाणा सरकार कहती है कि कोई भी सिविल इंजीनियर इस सर्टिफिकेट को दे सकता है। सीबीएसई कहती है कि आप पीडब्ल्यूडी से लेके आए। अब सीबीएसई तो कोई सरकार नहीं है, वो तो एक एग्जामिनिंग बॉडी है। जो सरकार की संवैधानिक पावरें हैं वो राज्य सरकारों के पास होती है। राज्य सरकार कुछ कहती है, सीबीएसई अपने कानून लेके बैठ जाती, जबकि उसकी कोई ड्यूटी और उसके पास कोई पावर नहीं है अपने कानून लादने पावर की। नहीं है, फिर भी वो इस तरह से मांगते हैं कि हमें सर्टिफिकेशन चाहिए बेटा। हाँ, इससे भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाता है, इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है। पीडब्ल्यूडी कहता है कि मैंने आपकी बिल्डिंग थोड़ी बनाई है, मैं क्यों सर्टिफिकेट दूं। इससे भ्रष्टाचार को जन्म मिलता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो भ्रष्टाचार है उसके प्रति उनकी नो टॉलरेंस पॉलिसी है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हम ये कह जरूर रहे हैं कि नो टॉलरेंस है, लेकिन अगर नीतियों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो किसी कीमत पे आप भ्रष्टाचार को खत्म कर ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं सरकार चूक रही है भ्रष्टाचार को खत्म करने में, नीतियों को लागू करने में। बिल्कुल सरकार से ये चूक हो रही है। और मैं कहता हूं प्रजातंत्र में सरकार को ऐसी बॉडीज जैसे नीसा है, ऐसे बहुत सारी जनतांत्रिक बॉडीज हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाया जा सकता है। उनसे इन नीतियों के बारे में जाने, कहां से भ्रष्टाचार पैदा हो रहा है और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है। तो मैं कहता हूं हर हालत में भ्रष्टाचार को मुक्त किया जा सकता है। और अगर जब तक शिक्षा को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं किया जाएगा तो देश में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता और देश को विश्व गुरु भी नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं कहता हूं जितना बेड़ा गर्क शिक्षा का केजरीवाल सरकार ने किया है और किसी ने नहीं किया, पूरा बेड़ा गर्क किया है। मैं कह रहा हूं, मैं तो एग्जांपल दे रहा था, मेरे एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उस के प्रिंसिपल ने मेरे पास आके ये बात बताई। मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा आपके स्कूल तो बहुत अच्छे बना रखे हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे। कहता जी कुछ नहीं है, आप आके देखिए हमारे स्कूल में। कहता मेरे पास इतने बच्चे, एक एक क्लास में 100 बच्चा है और 100 बच्चे के लिए कम से कम तीन टीचर तो चाहिए। कहता मेरे पास एक भी टीचर नहीं है। एक भी टीचर नहीं है। क्या लगता है बिना टीचर के जब कल का आने वाला युवा है उसका भविष्य क्या लगता है, किस तरफ जा रहा है? भविष्य खराब है। उन्होंने ये बात भी कही, कहते जी इससे तो ये सरकार इस देश का, दिल्ली का भविष्य खराब कर रही है, क्योंकि हमें जबरदस्ती, वो कहते हैं पास करो इन बच्चों को, पास हमें जबरदस्ती करना पड़ता है
और जबकि आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन ये पॉलिसी तो प्राइवेट स्कूलों के साथ भी है ना कि आप 8वीं तक बच्चों को फेल कर ही नहीं सकते। ये है पॉलिसी, ये पॉलिसी 8वीं तक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन्होंने मुझे ये बताया, उस गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल ने, कहता जी हमारे पास टीचर नहीं है, हमारे पास कमरे नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, हम पढ़ाएं कहाँ से। लेकिन हमारे पास ना तो हमारे पास साधन है ना हमारे पास टीचर है, लेकिन उसके बाद हमें कहा जाता है कि इनको बच्चों को पास करना जरूरी है। लागू की गई है कि 8वीं तक तो आप फेल कर ही नहीं सकते। लेकिन हम फिर भी लागू करी गई है, लेकिन हम फिर भी अपनी मेहनत से उन बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि वो फेल होते ही नहीं। अच्छा, फेल होते ही नहीं, होते ही नहीं। या स्कूल खुद को ऊपर दर्शाने के लिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट। नेवर 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 नेवर। आपको एक बात बताऊं कि पासिंग मार्क्स दिलाना एक स्कूल का प्राथमिक ड्यूटी है। अगर कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल अपने बच्चे को पास ही नहीं करा पाता, आज का पेरेंट्स बहुत जागरूक है, अवेयर्ड है, एजुकेटेड भी है। अब ऐसी बात नहीं है, वो स्पष्ट समझ जाता है कि ये स्कूल ने हेराफेरी करके किया है या मेहनत से किया है। तो पासिंग वाली कोई दिक्कत प्राइवेट स्कूल्स में नहीं है। लेकिन आपका एक प्रश्न ये भी था केजरीवाल जी के मॉडल को लेकर, आपकी बात जो सवाल था, तो मैं आप केजरीवाल जी को आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैंने बहुत अच्छा मॉडल बनाया। हो सकता है उन्होंने एजुकेशन में अच्छा करने का प्रयास किया हो, हम किसी की बहुत आलोचना करने की बात नहीं करते, लेकिन एक चैलेंज हम करना चाहते हैं कि आप एक काम कीजिए केजरीवाल जी, अगर आपने अपनी शिक्षा को बहुत सुधार दिया, लोग आपकी शिक्षा को पसंद करने लग गए, तो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एजुकेशन कर दीजिए। आप उन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को, जो सरकारी स्कूल पे एक बच्चे पे खर्च आता है, ये जो उन्होंने कहा है वो 5,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है, जबकि हमारे हिसाब से 8,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है। तो आप दिल्ली के बच्चों को 5,000 रुपये प्रति माह कैश दे दीजिए, फिर देखते हैं कि वो बच्चे वापस आपके स्कूल में आते हैं या प्राइवेट स्कूल में। अगर आपके स्कूल अच्छे होंगे तो ये पायलट हो जाएगा, वो आपके स्कूल ही वापस चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई अच्छी नहीं है, इसलिए जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, बहुत मुश्किलों के साथ चाहते हैं कि बच्चे उनके जो है प्राइवेट में पढ़ें, बेशक मुश्किलों का सामना भी करना। देखिए, पेरेंट को चॉइस देकर सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज गवर्नमेंट स्कूल के पेरेंट के पास पैसा नहीं, उसके पास चॉइस ही नहीं है, उसको गवर्नमेंट स्कूल जाना ही है, क्योंकि उसके पास 5,000 रुपये फीस देने के लिए पैसा नहीं है। और केजरीवाल जी अपने होर्डिंग लगा के अपने आप को महिमा मंडित कर रहे हैं। अगर उनको ये चेक करना है कि उनका फार्मूला सही है, पेरेंट उनको चाहते हैं और उन्होंने सुधार किया है, तो वो उन्हीं बच्चों को 5,000 रुपया प्रति माह दे और कहें भाई जो अच्छा स्कूल लगता है उसमें जाएं। तो अगर उनके अच्छे होंगे तो लोग अपने आप उन्हीं में आएंगे, और जब दोबारा आ जाएंगे तो फिर ये मॉडल पूरे विश्व में प्रचारित हो सकता है। तो मेरा उनको खुला चैलेंज है कि 5,000 रुपये की डीबीटी कर एक बार इसका पायलट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हम चाहते हैं, और आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं कि मैं तो एक चौकीदार हूँ, मैं तो एक सेवक हूँ। बृजभूषण शरण जी ने भी कहा कि मैं भी एक सेवक हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि मेरी पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी है, और सारे विशेषाधिकार लिए बैठे हैं। और जो टीचर है, जिसको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, कि जो देश में सर्वोपरि है, वो बिना जांच के अंदर, और बृजभूषण शरण जी ने कहा अरे भाई चाचा ताऊ, जांच तो होने दीजिए। मैं बहुत बार उनकी बातें सुनी, अगर दोषी होऊंगा तो जो सजा किसी की भी है मुझे भी दे दीजिए। तो यही फार्मूला शिक्षकों पे लागू क्यों नहीं होता? जो राष्ट्र के निर्माता हैं उनके लिए ऐसा व्यवहार क्यों, उनको सॉफ्ट टारगेट क्यों माना जाता है? क्यों माननीय मोदी जी ये नहीं कहते कि भाई जो व्यवहार इनके साथ हो रहा है वो शिक्षकों तुम्हारे साथ भी होगा? और ज्यादातर महिलाएं इस क्षेत्र में हैं। आज इंटरनेशनल टीचर डे है, नेशनल डे में भी उनको सम्मानित किया जाता है, लेकिन बिना जांच के सिर्फ एक टीचर को ही अंदर किया जाता है। ये संदेश हम देने आए हैं। सारे शिक्षकों को भी जागना होगा और अपने हक के लिए लड़ना होगा कि ये कैसा जनतंत्र है, ये कैसा प्रजातंत्र है जो राष्ट्र में सर्वोपरि है, वो बिना जांच के अंदर, और जो अपने आप को सेवक कहते हैं उनके लिए बड़ी से बड़ी जांचें होंगी, उसके उपरांत उन पर कोई कार्रवाई होगी, और शिक्षक पर बिना जांच के कार्रवाई। तो इस मांग को लेकर आज हम जंतर मंतर पे आए हैं कि शिक्षक की भी पहले जांच हो, अगर दोषी हो तो शिक्षक को भी सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि वो वाकई ही राष्ट्र निर्माता। अगर वो कोई चूक करता है तो उससे राष्ट्रीय चूक कहा जाए, उसको राष्ट्रीय गलती कहा जाए, लेकिन बिना
गलती के एक भी शिक्षक को अपमानित आरोप सिद्ध करना, हुए। बिना आरोप सिद्ध किए जेल भेजना, ये राष्ट्रीय जुर्म है। मैं कहता हूँ ये राष्ट्रीय जुर्म है। इन सभी नेताओं को इस पर सोचना चाहिए और शिक्षकों के प्रति अगर उनके मन में सम्मान है तो स्कूल सेफ्टी अधिनियम और नियम बनाकर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे कुलभूषण शर्मा जी ने लगभग सारी बात बताई दी है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जो मैंने पहले स्टेज पे भी कहा, अब आपको भी कहा, कि कोई भी अगर चूक होती है स्कूल में तो पहले जांच की जाए। जांच करने के बाद अगर कोई दोषी है तो उसको उस दोषी ठहराया जाए और उसको सजा दी जाए। खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।